सभी लोगों का एक बार फिर से न्यूक्लियर केमिस्ट्री में वेलकम किया जाता है। और आज का हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिव डेटिंग। ये रेडियो एक्टिव डेटिंग क्या होता है? तो रेडियो एक्टिविटी की मदद से किसी भी चीज का उम्र पता लगाना, इसी को कहते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग। हम कह सकते हैं कि ऐसा टेक्नोलॉजी या ऐसा मेथड जिसमें हम रेडियो एक्टिविटी का यूज करेंगे और उसकी मदद से किसी भी चीज के उम्र का पता लगा लेंगे। तो यही टेक्नोलॉजी है, यही मेथड जो है अपना रेडियो एक्टिव डेटिंग कहा जाएगा। जनरली हम डेटिंग में दो चीजों की उम्र का पता लगाते हैं, एक तो वुडन मटेरियल्स मतलब लकड़ी के बने हुए सामान, और दूसरा रॉक्स एंड माउंटेन्स, पहाड़ और पत्थर। धरती के ऊपर क्या है, बहुत सारे पहाड़ हैं। वो पहाड़ कितने हजार सालों से धरती के ऊपर खड़ा है, इसका पता लगाना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव डेटिंग का यूज कर सकते हैं। समय समय पर जगह जगह पर हम लोग खुदाई करते रहते हैं ताकि हमें पुराने समय में किस तरह का कल्चर था, किस तरह के लोग थे, इसके बारे में पता चल सके। तो खुदाई के दौरान लकड़ी के सामान निकल करके सामने आते हैं। तो अगर हम ये पता कर ले कि वो लकड़ी का सामान कितने 100 साल या कितने 1000 साल पुराना है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि वहाँ का ये पता चल जाएगा कि वहाँ का कल्चर, वहाँ का सिविलाइजेशन, ये सब कितना पुराना है। तो इसीलिए हम लोग लकड़ी के सामानों का उम्र पता लगाने की कोशिश करते हैं। धरती कितने साल पुरानी है, यहाँ पर जो नदी है, पहाड़ है, ये सब कितने साल पुराने हैं, इन सब का पता लगाने के लिए हम लोग रॉक्स और माउंटेन्स के उम्र का पता लगाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता लगाना है? ये जो पहाड़ खड़ा है, ये हमारी धरती है, इसके ऊपर पहाड़ खड़ा है। तो ये पहाड़ कितने हजार सालों से खड़ा है। धरती के नीचे जमीन में कहीं कोई लकड़ी का टुकड़ा या लकड़ी का कोई खिलौना हमें दबा हुआ मिला, उसको हमने खोद करके बाहर निकाला, कितने समय से वहां पर वो दबा हुआ है। तो हमें समय का कैलकुलेशन करना है। और रेडियो एक्टिविटी में हम लोगों ने पिछली क्लास में फॉर्मूला देखा था कि लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 बाई टी इंटू लॉग ऑफ n0 बाई nt विद बेस 10। ठीक है, ये फॉर्मूला पिछले क्लास में हम लोगों ने बनाया था। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम समय का कैलकुलेशन करेंगे। देखो यहाँ पर समय है, बस इस समय को इधर कर दो और लैम्डा को इधर कर दो, मैथमेटिकली आराम से ये हो जाएगा। तो हमें इसी समय का कैलकुलेशन करना है कि कितने समय से ये पहाड़ धरती के ऊपर खड़ा है, कितने समय से ये लकड़ी का टुकड़ा जो है जमीन के नीचे दबा हुआ है। तो इस समय का कैलकुलेशन करने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, दूसरा इनिशियली कितने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई वहां पर मौजूद थे, और जिस समय को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं उस समय के बाद कितने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई वहां पर बचे हुए हैं। ओके, तो सबसे पहला प्रश्न है कौन सा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, हम किस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं। तो देखो, जो पहाड़ वगैरह होते हैं उनके अंदर यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 ये पाया जाता है। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि सभी पहाड़ों में पाया जाता है, लेकिन जिनमें पाया जाता है उनका उम्र हम यूरेनियम की मदद से निकाल लेंगे। लकड़ी में कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन तीन तरह का होता है, कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है और कार्बन 14 भी होता है। तो हम यहाँ सिर्फ कार्बन 14 की बात करेंगे, क्योंकि कार्बन 12 और 13 जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है, कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव है। तो इसकी मदद से हम लकड़ी के टुकड़े का उम्र पता करेंगे, कितने समय से ये धरती के नीचे दबा है। इसकी मदद से हम पहाड़ और पत्थर का उम्र पता करेंगे कि ये कितने समय से धरती के ऊपर खड़ा है। ठीक, तो यूरेनियम 238 जो है ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहता है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो वो अल्फा, बीटा, गामा वगैरह वगैरह निकाल करके स्टेबल बनने की कोशिश में लगा रहता है। तो बिल्कुल वही प्रयास यूरेनियम भी करेगा। ये भी कभी अल्फा निकालेगा, कभी बीटा निकालेगा, कभी गामा निकालेगा, और कुल हिला मिला करके अंतिम में ये कन्वर्ट हो जाता है लेड 206। अब ये स्टेबल हो गया, यहाँ पर स्टेबल नहीं था, लेकिन यहाँ पर आकर के यूरेनियम लेड में जब कन्वर्ट हो गया तो ये स्टेबल हो गया। अब मान लो कि जब ये पहाड़ बना था तभी इसके अंदर कहीं से थोड़ा यूरेनियम बंद हो गया। ठीक है, यूरेनियम इसी के अंदर बंद हो गया, पैक हो गया। वो यूरेनियम धीरे धीरे लेड में कन्वर्ट होता जाएगा,
ठीक है, सिंपल रिएक्शन हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यूरेनियम कन्वर्ट हो गया लेड में। तो अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कि पहाड़ कितने समय से धरती पर खड़ा है, तो हमें इस कांस्टेंट का वैल्यू यहां पर रखना पड़ेगा। हमें ये रखना पड़ेगा कि जब ये पहाड़ बना था, जिस दिन ये पहाड़ बना था, उस दिन इसके अंदर कितना यूरेनियम था या कितने यूरेनियम के न्यूक्लियाई थे, ये वाला नंबर। और आज के समय में हजारों साल के बाद जब आज हम चेक कर रहे हैं, तो उस समय इसके अंदर कितने यूरेनियम के न्यूक्लियाई हैं ये। तो ये तीन चीजों को रख करके हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस पहाड़ का उम्र क्या है। ध्यान यही देना है कि हमें यहाँ पर किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कांस्टेंट या तो हम बुक से देख करके लिख देंगे या फिर हमें प्रॉब्लम के साथ दे दिया जाएगा। हमें फोकस यहाँ पर करना है कि ये दोनों कहाँ से आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहाड़ में से थोड़ा बहुत पत्थर निकाल करके लाते हैं जिसमें यूरेनियम मौजूद हो। हम देखते हैं वहां कितना यूरेनियम है और कितना लेड है। तो पत्थर लाए, पत्थर को तोड़ फोड़ करके उसका एनालिसिस किया और उसमें देखा कितना यूरेनियम है और कितना लेड है, और उस अमाउंट को मोल में कन्वर्ट कर लिया। तो चलो मान लिया कि वहां पर लेड जो है वो 0.1 मोल है, ठीक है, 0.9 बना देते हैं इसको, और यूरेनियम जो है 0.1 मोल है। ठीक है, हम पहाड़ में से एक पत्थर जो है उखाड़ करके लाए और उसको तोड़ फोड़ करके उसमें पता किया कितना यूरेनियम है कितना लेड है। तो हमें पता चला कि उसमें इतना यूरेनियम है और इतना लेड है। स्पेशली हमें मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मोल में हमने पता कर लिया कि भाई इतना यूरेनियम है और इतना लेड है। मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट बाई मोलर वेट। ये होता है ना, लेड का मोलर वेट 206 यूज कर लेंगे और यूरेनियम के लिए मोलर वेट जो होगा वो 238 यूज कर लेंगे। तो इस तरह से वेट बाय मोलर वेट यूज करके हम आसानी से वेट को, अगर ग्राम में वेट पता चल जाता है तो उसको मोलर वेट से या मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके हम मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें ये इंफॉर्मेशन मोल में चाहिए, ग्राम से हमारा काम नहीं बनेगा। तो पहले ग्राम में ही पता चलता है, लेकिन बाद में उसको धीरे से फॉर्मूले में रख करके मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं कि पत्थर में से इतना मोल लेड निकला है और इतना मोल यूरेनियम निकला है। करेक्ट। ये यूरेनियम कब निकला है, ये यूरेनियम आज निकला है, तो उसको तो हम यहाँ रख देंगे कि आज के समय में इतना यूरेनियम वहां पर मौजूद है। लेकिन जिस दिन पहाड़ बना था, ठीक है, उस दिन उसके अंदर कितना यूरेनियम था ये कैसे पता चलेगा। हमें असली इसी जगह पर सोचना है। आज के समय में कितना यूरेनियम है ये तो हमने आसानी से देख लिया, पत्थर वहां से लाए, उसका एनालिसिस किया और पता चल गया कि भाई पत्थर में इतना मोल यूरेनियम है, हो गया काम, यूरेनियम इतना मोल है, यहाँ पर रख दिया। लेकिन जिस दिन वो पहाड़ बना था, ठीक है, हजारों साल पहले जब वो पहाड़ बना था, तो उस समय उसके अंदर कितना यूरेनियम था ये हमें सोचना है कि उस समय कितना यूरेनियम था। और इन दोनों के बीच में, मतलब इस समय और उस समय के बीच में कितने हजार साल या कितने 100 साल बीत चुके हैं, वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होकर के तभी आएगा जब हम इन दोनों को यहाँ पर रख दे। और ये वाला तो बहुत आसानी से पता चल गया, इसी के बारे में थोड़ा सा सोचो ये कहां से आएगा। ओके, तो आज 0.1 मोल यूरेनियम है, करेक्ट, वो यहाँ पे रख दिया। 0.9 मोल जो लेड है वो कहां से आया है, डेफिनेटली ये 0.9 मोल लेड जो है यूरेनियम से ही आया है। और ये रिएक्शन एक बहुत ही सिंपल रिएक्शन है जो कहता है कि जितना भी लेड बना है, जितना मोल लेड बना है उतना मोल यूरेनियम खर्च हुआ होगा। 0.9 मोल लेड बनाने के लिए 0.9 मोल यूरेनियम खर्च हुआ होगा। ठीक है, 0.9 मोल अगर लेड का बना है तो 0.9 मोल यूरेनियम का खर्च हुआ होगा। तो 0.9 मोल यूरेनियम का खर्च हो गया और 0.1 मोल बचा है। तो कुल मिलाकर के कितना यूरेनियम हो गया, 0.9 और 0.1 को ऐड कर दो, मिला दोगे तो जाएगा 1.0 मोल। जिस दिन पहाड़ बना था उस दिन उसके अंदर 1 मोल यूरेनियम मौजूद था, और 1 मोल यूरेनियम में से 0.9 मोल यूरेनियम लेड में कन्वर्ट हो गया और 0.1 मोल यूरेनियम आज भी बचा हुआ है। बस यही यहाँ पर रख देना है। ठीक है, जिस दिन पहाड़ बना था उसके अंदर इतना मोल यूरेनियम है, तो हमें इसी जगह पर सोचना है। ये तो बहुत आसानी से मिल जाता है। पहाड़ में से पत्थर लाए, उसका एनालिसिस किया और पता चल गया कि आज उसके अंदर कितना यूरेनियम मौजूद है। लेकिन जिस दिन पहाड़ बना था उस दिन उसके अंदर कितना यूरेनियम था, यही सोचना मेन काम है। और हमने आसानी से सोच लिया 0.9 मोल जो लेड बना है वो 0.9 मोल यूरेनियम से ही बना होगा। तो 0.9 मोल यूरेनियम खर्च हो गया, 0.1 मोल यूरेनियम बचा भी है। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ दो तो यही हो जाता है टोटल यूरेनियम
कितना उस समय मौजूद था जिस दिन पहाड़ बना था। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन को यहाँ पर रखो। अब बारी आती है लैम्डा की। या तो लैम्डा हमें डायरेक्ट मिल जाए या फिर हमें लैम्डा का कोई कैलकुलेशन करने के लिए कुछ ऐसा क्लू दे दिया जाए जिससे हम लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पर क्लू दे देते हैं। यूरेनियम का हाफ लाइफ हमने दिया आप लोगों को भाई 6,69,320 ईयर्स, कुछ ऐसा हमने दे दिया कि यूरेनियम का हाफ लाइफ इतना है। जब हाफ लाइफ दिया है तो उससे हम लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू 0.6932 बाई हाफ लाइफ। तो यहाँ पर रख दो भाई इतना साल है तो 69320 ईयर्स। तो हमने ऐसे नंबर्स लिए हैं जो आसानी से आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जब इससे इसको कैंसिल कराओगे तो कितना आंसर आएगा? इन दोनों को एक दूसरे से कैंसिल कराएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? यहाँ पर भी हम डेसिमल लगा देते हैं और डेसिमल में हम कमजोर है इसीलिए धीरे धीरे हैंडल करते हैं। इसमें 4 अंकों के बाद डेसिमल है तो इसमें भी 4 अंकों के बाद डेसिमल लगा दिया। दोनों तरफ डेसिमल डेसिमल इक्वल हो गया, डेसिमल से डेसिमल गया काम से और बच गया 6932 बाई 69320000 सब कैंसिल हो जाएगा। 1 बाई 1 के आगे जो है 5 जीरो, नीचे की तरफ ईयर्स है। जब सॉल्व करोगे 10 to the power -5 पर ईयर, ठीक है, मतलब ईयर टू द पावर -1, कुछ ऐसा जो है लैम्डा का वैल्यू आ गया। लैम्डा का वैल्यू रख दो यहाँ पर 2.303 बाई 10 to the power -5 इनटू लॉगरिथम ऑफ इनिशियली कितना यूरेनियम मौजूद था, इन दोनों को मिला करके रख दीजिए, हो जाएगा 1.0। फाइनली कितना यूरेनियम मौजूद है तो 0.1 है, यही है ना। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो ये डेसिमल से डेसिमल फिर कैंसिल हो गया, हो गया 10/1। 10/1 मतलब 10 log 10 हो जाएगा। ये इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं हम, इसको बिठा करना, तो ये हो जाएगा 2.303, ये ऊपर चला जाएगा तो इंटू 10 to the power +5 हो जाएगा और ईयर में भी हो जाएगा इंटू log 10। और log 10 के लिए हमारा कहना है कि थोड़ा वैल्यू भी याद करना पड़ेगा। log 10 इज इक्वल टू 1, log 100 इक्वल टू 2। याद नहीं करना पड़ेगा, ये कहो कि ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो जरा, log 10 1 के इक्वल होता है, log 100 2 के इक्वल होता है, log 1000 3 के इक्वल होता है, log 10,000 4 के इक्वल होता है। मतलब जितने जीरो है उतना यहाँ पर नंबर दिखाई पड़ेगा। डेफिनेटली इस log का बेस जो है वो 10 है। अगर बेस कुछ और रहेगा तो ये नंबर्स यहाँ पर ऐसे नहीं आएंगे, फिर आंसर भी कुछ और आएगा। तो जब log का बेस 10 होता है तो ये रिजल्ट थोड़ा ध्यान में रखना है। इसी के हिसाब से कुछ और भी नंबर आ जाए तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो हम यहाँ पर log 10 का वैल्यू 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा इंटू 1 और इन दोनों को मिला दो 2303, इसी में 2 जीरो और लगा दो इंटू 1। सारा रिजल्ट ईयर्स में आ रहा है तो 2,30,300 मतलब हमारा जो पहाड़ है वो इस धरती पर 2,30,300 सालों से खड़ा है। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके आसानी से पता कर सकते हैं कि कोई पहाड़ है, कोई पत्थर है, वो कितने हजार या कितने लाख या कितने सालों से धरती पर खड़ा है। बस यहीं पर थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना होगा। और लैम्डा या तो डायरेक्ट मिल जाएगा या फिर थोड़ा सा मेहनत करके, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करके भी लैम्डा कैलकुलेट किया जा सकता है या फिर लैम्डा का वैल्यू डायरेक्ट भी दिया जा सकता है। तो इस तरह से हमने जो है पहाड़ और पत्थर के लिए कैलकुलेशन कर लिया है। कैलकुलेशन लकड़ी के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी वाले पर आने से पहले एक छोटी सी बात कि चाहो तो इस फॉर्मूले को मॉडिफाई भी कर सकते हो। इसी जगह इस फॉर्मूले को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ये फॉर्मूला तो जनरल है, सबके लिए काम करेगा। स्पेशली पहाड़ और पत्थर के लिए अगर हम एक फॉर्मूला बना दें तो हम लिख देंगे 2.303 बाई लैम्डा इनटू लॉग विद बेस 10 और इसकी जगह हम लिख दें मोल्स ऑफ
यूरेनियम 238 प्लस मोल्स ऑफ लेड 206। तो BC को जोड़ने पर तो हमें मिला था ना शुरू में कितना मोल था, तो ये रख दो और डिवाइडेड बाय इसकी जगह मोल्स ऑफ यूरेनियम 238। लेकिन ये प्रेजेंट स्टेटस है, ठीक है ना। प्रेजेंटली कितना यूरेनियम है, प्रेजेंटली कितना लेड है, इन दोनों को जोड़ करके हमें ये पता चल जाता है कि कितना यूरेनियम पहले रहा होगा, वो हो गया। प्रेजेंटली कितना यूरेनियम है वो डायरेक्ट यहाँ रख दो, सब कुछ मोल में रख दो और यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू रखो, तो हम लोगों को एज का पता चल जाएगा। फॉर्मूला चाहे तो यहाँ से शुरू करो, चाहे तो यहाँ से शुरू करो। यहाँ से शुरू करोगे तो तुम्हारे लिए और भी अच्छा रहेगा कि किसी को ज्यादा कुछ समझाना नहीं पड़ेगा। सीधे यहाँ से शुरू करो, इसका मोल रखो, इसका मोल रखो, इसका मोल रखो, लैम्डा रखो और कैलकुलेट करो और बता दो कि तुम्हारा जो पहाड़ है और जो पत्थर है उसका उम्र कितना है, वो कितने सालों से इस धरती पर खड़ा है। बिल्कुल ऐसा ही कैलकुलेशन अब हम लकड़ी के लिए भी करेंगे। लकड़ी का कोई टुकड़ा है, जमीन के अंदर से खुदाई करके हमको मिला है, हमको उसका उम्र बताना है कि ये कितने सालों से या कितने 100 सालों से या कितने 1000 सालों से जमीन के नीचे दबा हुआ था। तो लकड़ी के टुकड़े में कार्बन होता है, ठीक है, और उस कार्बन में कार्बन 12 भी होगा, कार्बन 13 भी होगा, कार्बन 14 भी होगा, लेकिन हमारा इंटरेस्ट पूरी तरह से कार्बन 14 पर है। हम कार्बन 12 में और कार्बन 13 में इंटरेस्टेड नहीं है, हमको इस कार्बन 14 में इंटरेस्ट है कि जिस दिन ये लकड़ी का टुकड़ा जमीन के नीचे दबा था उस दिन उसके अंदर कितना कार्बन 14 था और आज कितना कार्बन 14 इसके अंदर मौजूद है और दोनों के बीच में कितना समय जो है बीत गया, हमें उसी का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो तुम लोगों को एक बात हम बता दें कि इस फॉर्मूले में से जनरली जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो यहाँ पर नंबर होता है कि नंबर ऑफ दी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई शुरू में कितना था और नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई आज में कितना है, दोनों के बीच का टाइम गैप वो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ पर हमेशा नंबर ही रखा जाए, यहाँ पर नंबर की जगह वेट भी रख सकते हैं, नंबर की जगह एक्टिविटी भी रख सकते हैं, ये सब भी रख सकते हैं। तो हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ऐसे लिख लें 303 बाई लैम्डा इंटू लॉग विद बेस 10 टू एक्टिविटी इनिशियल बाई एक्टिविटी फाइनल। किसका एक्टिविटी, तो कार्बन 14 का एक्टिविटी, ठीक है। हम नंबर की जगह एक्टिविटी में बात कर रहे हैं क्योंकि एक्टिविटी और नंबर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पर एक रेशियो का यूज किया गया है, इसीलिए हम नंबर की जगह एक्टिविटी कर लेते हैं। ध्यान रहे कि हम ये सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता तो हम नहीं कर पाते। और दूसरी चीज ये भी ध्यान में रखना है कि अगर ऐसा होता सपोज n0 मल्टीप्लाइड nt, तब इसकी जगह हम a0 मल्टीप्लाइड at नहीं रख सकते थे। ध्यान रहे हम लोग कहां पर चीजों को रिप्लेस कर सकते हैं ये भी थोड़ा सा तुम लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर n0 मल्टीप्लाइड बाय nt होता तो हम इसकी जगह इनिशियल एक्टिविटी और इसकी जगह फाइनल एक्टिविटी नहीं रख पाते। हम क्यों रख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डिवाइडेड में है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों डिवाइडेड में है, ये दोनों को भी हम डिवाइडेड में भी रख सकते हैं। दूसरी चीज ये इसके प्रोपोर्शनल, ये इसके प्रोपोर्शनल है, इसीलिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो हमने नंबर को एक्टिविटी से रिप्लेस कर दिया और हमारा कहना है कि भाई यहाँ पर रेशियो यूज किया गया है, पहली बात। और दूसरी बात कि जो नंबर है और एक्टिविटी है दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ज्यादा एक्टिविटी होगा, या जितना ज्यादा एक्टिविटी होगा उतना ज्यादा नंबर होगा। एक्टिविटी के बारे में हम जानते हैं कि 1 सेकंड में रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से कितना अल्फा बीटा वगैरह निकल रहा है, इसी को हम एक्टिविटी कह सकते हैं, ठीक है। 1 सेकंड में कितना अल्फा बीटा गामा ये सब निकल रहा है, इसी को हम एक्टिविटी बोल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, लकड़ी के टुकड़े में से हम देखते हैं कि पर ग्राम कार्बन, 1 ग्राम कार्बन अगर है, ठीक है, तो पर मिनट, 1 मिनट में, 1 मिनट में, 1 घंटे में, जैसा मर्जी हो वैसा हम देख सकते हैं। 1 ग्राम कार्बन है अगर इस लकड़ी के टुकड़े में, तो पर मिनट जो है कितना एक्टिविटी हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है, कितना एक्टिविटी हमें देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली जब ये लकड़ी का टुकड़ा जब जमीन में दबा था तो उस समय इसके अंदर ज्यादा कार्बन 14 रहा होगा, ज्यादा कार्बन 14 रहा होगा, तो उस समय उसका एक्टिविटी ज्यादा था। लेकिन आज के समय में धीरे धीरे उसका एक्टिविटी क्या हो गया है, कम हो गया है। इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना है
कि जिस दिन लकड़ी का टुकड़ा फ्रेशली जमीन के नीचे दबा था उस दिन एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज के समय में एक्टिविटी क्या है, बहुत कम हो गई होगी। तो हमें दोनों एक्टिविटी चाहिए। जब लकड़ी का टुकड़ा फ्रेश था तब एक्टिविटी कितना है या एक्टिविटी कितना था, और आज के समय में हजारों साल के बाद जब वो लकड़ी का टुकड़ा हम जमीन के नीचे से खोद करके निकाले हैं तब उसमें कितना एक्टिविटी है। ओके, तो हम पर ग्राम कार्बन पर मिनट या पर आवर कुछ इस तरह से करके एक्टिविटी निकाल लेते हैं। लकड़ी का जो टुकड़ा मिला है उसका एक्टिविटी पता कर लेते हैं। तो ये तो हो गया आज के समय का एक्टिविटी। जिस दिन लकड़ी का टुकड़ा जमीन के नीचे दबा था उस दिन उसकी एक्टिविटी क्या रही होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम फ्रेश लकड़ी ले लेते हैं। हम कोई पेड़ पौधा जो बिल्कुल फ्रेशली कटा हुआ है, हम फ्रेश वुड में से यही कैलकुलेशन कर लेते हैं कि पर ग्राम पर मिनट इसकी एक्टिविटी क्या है, और हम कहते हैं कि जितनी एक्टिविटी इस फ्रेश वुड की आज है उतनी ही एक्टिविटी इस लकड़ी के टुकड़े का तब रहा होगा जब ये जमीन के नीचे दबा होगा, क्योंकि वो भी तो तभी फ्रेश था ना। तो बस यही हमें ध्यान में रखना है कि हम इसका वैल्यू उस लकड़ी के टुकड़े से डायरेक्ट निकाल लेते हैं, और इसका वैल्यू हमें कहां से आता है, हम कहीं से भी फ्रेश वुड लाते हैं और उस फ्रेश वुड में से पर ग्राम कार्बन, केवल पर ग्राम नहीं बल्कि पर ग्राम कार्बन बोलना ज्यादा बढ़िया होगा, कि पर ग्राम कार्बन पर मिनट कितना एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो डेफिनेटली ये एक्टिविटी ज्यादा होगा और ये एक्टिविटी कम होगा। इन दोनों को यहाँ पर हम रखेंगे और रख करके कैलकुलेशन अपना पूरा कर देंगे। लैम्डा का वैल्यू रखेंगे, लैम्डा का वैल्यू रखा, ये रखा, तो टाइम हमारा निकल करके चला है। तो इस फॉर्मूले में हमें दो तीन चीजें समझनी पड़ी कि पहला इसकी जगह हम ये रख सकते हैं, ठीक है, इसकी जगह हम ये रख सकते हैं। दूसरा चीज, ये दोनों कहां से लाएंगे, तो ये तो हम अपने उसी लकड़ी के टुकड़े से निकालेंगे जो हमें जमीन के अंदर से मिला है, और ये कहां से लाएंगे, तो इसके लिए हम कहीं से भी फ्रेश लकड़ी का टुकड़ा लाएंगे और उस फ्रेश लकड़ी के टुकड़े में कार्बन 14 का क्या एक्टिविटी आज है, इसी तरह से यहां भी देख लेंगे और दोनों को यहां रख करके हम अपना कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। और यहां पर थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जिस दिन लकड़ी दबा था उस दिन उसके अंदर कार्बन 14 की एक्टिविटी क्या थी, उसके बदले में हम ये फ्रेश वुड का एक्टिविटी कैसे रख सकते हैं। तो इसके लिए मेरा ये कहना है कि जब तक कोई पेड़ पौधा जीवित रहता है तब तक वो लगातार जो है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता रहता है। तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, तो सभी पेड़ पौधे ऐसा करते हैं। तो जब तक वो पौधा जीवित था तब तक वो लगातार कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन जो है अपना करता रहता था, इसीलिए उसके अंदर कार्बन 14 का एक्टिविटी कम नहीं होगा, और उसके कार्बन 14 का एक्टिविटी उतना ही होगा जितना आज कोई जीवित पौधे के अंदर मौजूद है। लेकिन एक बार जब वो पौधा मर गया तब वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड का लेना बंद कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना बंद कर देता है। जब एक बार वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेना बंद कर देगा तब उसके अंदर कार्बन 14 धीरे धीरे कम होने लगता है। क्यों कम होने लगता है, क्योंकि वो धीरे धीरे किसी स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होने की कोशिश में लगा रहता है। तो बस यही हमें ध्यान देना है कि कार्बन 14 जिस दिन वो लकड़ी का टुकड़ा या फ्रेश लकड़ी का खिलौना जमीन के नीचे दबा था उसमें एक्टिविटी उतनी ही रही होगी जितना आज के फ्रेश लकड़ी के टुकड़े में है। तो बस हमें यही कर देना है कि आज के फ्रेश लकड़ी के टुकड़े का एक्टिविटी पर ग्राम पर मिनट के हिसाब से, और बिल्कुल उसी हिसाब से वो पुराने लकड़ी के टुकड़े में कैलकुलेट करके दोनों वैल्यूज को यहाँ रखो। लैम्डा का वैल्यू रखो, अगर लैम्डा डायरेक्ट दिया तो डायरेक्ट रखो, और अगर डायरेक्ट न देकर के लैम्डा के बदले में हमको हाफ लाइफ दे दिया है तो हाफ लाइफ को यहाँ रखो, और इन दोनों को यहाँ पर रख के इस तीसरे को भी यहाँ पर रख के कैलकुलेट करो। तो लकड़ी के टुकड़े का उम्र निकल करके हमारे सामने चला आएगा कि लकड़ी का टुकड़ा कितना साल पुराना है। तो हमने इस पर कोई न्यूमेरिकल एग्जाम्पल तो नहीं दिखाया, लेकिन हाँ हमने बता दिया इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे। तो अगर कोई एग्जाम्पल तुम्हारे सामने आए तो जैसे जैसे हमने बताया है बस वैसे वैसे कर लेना। फ्रेश लकड़ी के टुकड़े में कार्बन की एक्टिविटी, लकड़ी के खिलौने में कार्बन की एक्टिविटी, या लकड़ी का वो जो खुदाई में से टुकड़ा निकला है उसमें कार्बन की एक्टिविटी, लैम्डा का वैल्यू रखो, इन तीनों को रखो, कैलकुलेट करो और पता चल जाएगा कि उम्र कितनी है। इसको हम लोग कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग भी बोलते हैं, क्योंकि हम कार्बन 14 की मदद से पता कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको कार्बन 14 डेटिंग या रेडियो कार्बन डेटिंग कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। तो जहां कार्बन और डेटिंग दोनों एक साथ दिखाई पड़ जाए समझ लेना कि बात जो है इसी की
की जा रही है। उसमें रेडियो जोड़ा है कि रेडियो एक्टिव जोड़ा है, उससे कोई खास मतलब नहीं। अगर कार्बन और डेटिंग एक साथ दिख जाए तो समझ लेना यही बात की जा रही है कि कार्बन 14 की मदद से किस तरह से लकड़ी के खिलौनों या लकड़ी के टुकड़ों का उम्र का पता लगाया जाए। तो चलो मेहनत से लकड़ी के टुकड़े का उम्र पता लगाओ। हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में।